नमस्कार दोस्तों, नॉन स्टॉप न्यूज़ हेडलाइंस में आपका स्वागत है, जिसमें दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर का आपके लिए आए हैं। और सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के चुनाव का, जहां पर लालू यादव ने सीएम नीतीश का उड़ाया मजाक। कहा कि छप्पर पर फूस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जो कि फिर से बिहार से होगी, जिसमें सुशासन बाबू बने उद्घाटन बाबू। बनते ही टूट रही हैं सड़कें और कहीं बिगाड़ न दे ये चुनावी खेल। जी हां दोस्तों, बड़े घोटाले का पर्दाफाश बिहार में हो रहा है और जहां जहां नीतीश कुमार उद्घाटन कर रहे हैं वो सारी सड़कें बनते ही टूट जा रही हैं। तो दोस्तों, इससे बड़ा नुकसान बिहार के चुनाव में हो सकता है नीतीश कुमार को। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में बाढ़ कोरोना का कहर, जिसके बाद मायावती बोली कि गैर जिम्मेदार है नीतीश सरकार। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में नीतीश को बड़ा झटका लग सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा के कमेंट में हमें बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू ने सीएम नीतीश का उड़ाया मजाक। जानिए कार्टून ट्वीट कर क्यों लिखा छप्पर पर फूस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में राज्य सरकार का मजाक उड़ाया है। शुक्रवार को एक कार्टून ट्वीट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा योजनाओं के उद्घाटन पर कटाक्ष किया है। कार्टून में दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री के उद्घाटन से पहले ही पुल का संपर्क पथ टूट गया है और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोल रहे हैं कि फीता को तब तक पकड़े रहिएगा जब तक वे लालू पर इसका लगाने का इंतजाम न कर ले। इस कार्टून को शेयर करते हुए लालू ने नीतीश पर ठेठ बिहारी कहावत के साथ तंज कसा है। लालू ने लिखा है, छप्पर पर फूस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच। विदित हो कि बीते 12 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बैठकर 509 करोड़ की लागत के एक पुल का उद्घाटन किया था। बताया गया कि उस पुल का पहुंच पथ टूट गया था। उद्घाटन के पहले प्रशासन ने आनन फानन में उसकी मरम्मत कराई। हालांकि पहुंच पथ टूटने की घटना से प्रशासन ने इनकार किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने घटना को भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत बताया। इसी घटना को लेकर शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर तंज कसा। पुल के उद्घाटन के दिन भी कसा था तंज। विदित हो कि लालू ने घटना को लेकर पुल के उद्घाटन के दिन भी ट्वीट पर कंज कसा था, जब लालू ने लिखा था, लक्षण इस सरकार के देख जनता खूब पछताए, नए नवेले बांध पथ और पुल सब टूट टूट बह जाए। तेजस्वी ने वीडियो जारी कर लगाया आरोप। इस पुल के उद्घाटन के दिन लालू प्रसाद यादव के बेटे व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वीडियो जारी कर कहा था कि पुल का पहुंच पथ वास्तविक लोकेशन पर धंस रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए इसे भ्रष्टाचार का सबूत बताया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशासन बाबू बने उद्घाटन बाबू। बनते ही टूट रही सड़कें, कहीं बिगाड़ न दे चुनावी खेल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी है सुशासन। कुछ लोग नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहते हैं। नीतीश अपनी हर सभाओं में दावा करते हैं कि बिहार में गद्दी संभालने के बाद उनका सबसे ज्यादा फोकस सुशासन पर रहा। बात एक हद तक सही भी है। विकास के काम को लेकर भी नीतीश ने एक समय में खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन लगता है कि 2020 में हवाएं उल्टी चल रही हैं। चुनावी साल में सुशासन बाबू सीधे उद्घाटन बाबू बन गए हैं, लेकिन जितनी तेजी से नीतीश सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से ये टूट भी जा रही हैं। और तो और हड़बड़ी में तो बुधवार को एक ऐसी सड़क का उद्घाटन कर दिया गया जो अभी तक तय दूरी तक बनी ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू से उद्घाटन बाबू क्यों बन गए? जवाब बड़ा आसान है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि चुनाव जीतना है तो विकास करने के अलावा विकास दिखाना भी पड़ेगा, लेकिन उद्घाटन बाबू ये भूल गए कि जिस विकास को दिखाने के लिए वो तड़ातड़ उद्घाटन किए जा रहे हैं, उसे उनके सुशासन के अफसरों ने ही पलीता लगा रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई जाने वाली सड़कें मिट्टी में नहीं मिल जाती। वहीं चुनावी मौसम में नीतीश कुमार अधूरे प्रोजेक्ट पर भी दांव खेले जा रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बाढ़ कोरोना का कहर, मायावती बोली गैर जिम्मेदार है नीतीश सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना और बाढ़ का कहर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बिहार सरकार उदासीन और गैर जिम्मेदार बनी हुई है, जो अति दुखद अमानवीय। मायावती ने कहा, बिहार में कोरोना महामारी व बाढ़ पीड़ित लाखों गरीब परिवारों की सरकारी उपेक्षा व राहत अभाव आदि के कारण उनकी बेदहाली के दृश्य या स्थिति राष्ट्रीय चर्चाओं में है व नाराज लोग विधायक को बंधक बना रहे हैं। फिर भी सरकार उदासीन व गैर जिम्मेदार बनी हुई है, जो अति दुखद अमानवीय। आगे मायावती ने कहा, विचित्र है कि बिहार में हर स्तर पर ऐसी सरकारी दुर्व्यवस्था व लोकहित की अनदेखी तब हो रही है जब वहां विधानसभा का आम चुनाव काफी नजदीक है। इससे जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तो क्या केंद्र व बिहार सरकार ने वहां विधानसभा चुनाव समय पर नहीं कराने का निश्चय कर लिया है? रुख करते हैं अगली
खबर की तरफ आरजेडी नेता ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना, बोली कोरोना की वजह से जाएगी एनडीए। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी नेता जयप्रकाश यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि ऐसे कई इलाके बिहार में हैं जहां प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी नहीं के बराबर है। इसके लिए जिम्मेदार मैंडेट से आए हुए सरकार है जो प्रशासन में है, शासन में है, उनकी जिम्मेदारी है इस चीज को ठीक करना। तेजस्वी यादव के बयान पर जयप्रकाश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का कहना उचित है। स्वास्थ्य मंत्रालय और मुख्यमंत्री के प्रेस रिलीज में बहुत अंतर है। यह आंकड़ों का खेल है जिससे बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिहार में कोरोना वायरस सरकार की लापरवाही से बढ़ रहा है और इस कोरोना की वजह से सरकार जरूर जाएगी, सरकार का विनाश होगा। सरकारी अस्पताल में कोरोना जांच पर पैसा लेने पर जयप्रकाश यादव ने कहा कि यह सरासर गलत है, इसको तुरंत बंद कर आना चाहिए, नहीं तो जनता इसका जवाब मांगेगी। चिराग पासवान और लल्लन सिंह के आरोप प्रत्यारोप पर जयप्रकाश यादव ने कहा है कि अब इन दोनों का भेद खुल रहा है, भिंडी का भेद खुल रहा है और यह आपस में एक दूसरे को पर आरोप प्रत्यारोप करके चीजों को छुपा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, सत्य की ही जीत होगी, सत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, राजनीतिक घमासान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा, राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। अब राजस्थान की जनता और कांग्रेस विधायकों की एकता की जीत होगी, सत्य की ही जीत होगी, सत्यमेव जयते। माना जा रहा है कि आज ही विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव लाया जा सकता है। कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा स्पीकर विश्वास मत प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पर व्यवस्था दे सकते हैं। सदन में विश्वास मत पर बहस के बाद फ्लोर टेस्ट हो सकता है। हालांकि विधानसभा सत्र की कार्यसूची में विश्वास प्रस्ताव को सूचीबद्ध नहीं किया गया। सदन में कल 8 अध्यादेश और कोरोना की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार विधानसभा सत्र के दौरान दर्शक, विशिष्ट और अध्यक्ष दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र नहीं बनाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसमें बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार कई मुद्दों पर जूझ रही है, उनके विश्वास प्रस्ताव लाने की उम्मीद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजीव त्यागी की पत्नी ने वीडियो जारी कर संबित पात्रा पर लगाया आरोप। लखनऊ में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वैशाली में अपने आवास पर एक टीवी डिबेट में भाग लेने के कुछ ही देर बाद ही राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद की यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वह बच नहीं सके। 12 अगस्त 3:40 पर त्यागी ने आखिरी ट्वीट किया था कि वह शाम 5 बजे एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेंगे। राजीव त्यागी जिस टीवी डिबेट की बात कर रहे थे उनमें एक साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा बहस कर रहे थे। संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी की मांग। राजीव त्यागी के निधन के बाद उनकी पत्नी ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर राजीव त्यागी के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को जिम्मेदार बताया है। तहरीर में बीजेपी नेता संबित पात्रा सहित न्यूज चैनल के मालिक और एंकर को भी जिम्मेदार बताया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। शिकायत पत्र में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप है कि उन्होंने राजीव त्यागी पर अपमानजनक टिप्पणियां की जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया। राजीव त्यागी की पत्नी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उनके पति ने कहा था कि इन लोगों ने मुझे मार डाला। पत्नी का आरोप है कि डिबेट के दौरान राजीव त्यागी को संबित पात्रा ने जयचंद कहकर संबोधित कहा था। पत्नी ने एक वीडियो जारी कर कहा है, हमारा जो नुकसान हुआ है वह तो हुआ है, मेरे पति के आखिरी शब्द थे, इन लोगों ने मुझे मार दिया। संबित पात्रा ने मेरे पति को कहा था कि इन्हें अभी आग लगाने जाना होगा, मुझे संबित पात्रा से बात करनी है, वही हत्यारा है, क्योंकि मेरे पति ने आखिर में बोला था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, जयंत पाटिल का दावा, कई बीजेपी नेता एनसीपी में चाहते हैं घर वापसी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नेता अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौटने को तैयार हैं। महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख जयंत पाटिल ने यह दावा किया है। उन्होंने यह कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक पार्टी के संपर्क में हैं। जयंत पाटिल ने गुरुवार को कहा कि कुछ नेता जो बीजेपी में चले गए थे लेकिन विधायक नहीं बन पाए, वो अब एनसीपी में वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को
पार्टी में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जयंत पाटिल ने कहा कि इनकी एक निश्चित संख्या है, हम इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर चर्चा कर रहे हैं। असल में बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के एनसीपी में दोबारा लौटने को लेकर सुगबुगाहट पिछले कई दिनों से चल रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कुछ रोज पहले दावा किया था कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गए एमएलए एनसीपी में लौटना चाहते हैं, मगर इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर जल्द फैसला कर जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले एनसीपी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब इन नेताओं की घर वापसी की रणनीति तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी शरद पवार ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को सौंपी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई को नहीं मिले सबूत। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के आरोपों को साबित करने के लिए उसे कोई सबूत नहीं मिला है। दरअसल जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस एनजे जामदार की खंडपीठ जिग्नेश शाह की कंपनी 63 मून्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एजेंसी की तरफ से एक शपथ पत्र पीठ के सामने सीबीआई के वकील हितेन वेनगावकर ने एजेंसी की तरफ से एक शपथ पत्र दाखिल किया। इसमें कंपनी की तरफ से दाखिल की गई शिकायत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भेज दी गई है। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के वकील ने इस मामले को हाई प्रोफाइल साजिश बताया है और इसकी जांच कराने की गुहार लगाई है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में 3 महीने बाद की तारीख तय की है। 5 फरवरी 2019 को दर्ज कराई गई एफआईआर कंपनी की तरफ से 15 फरवरी 2019 को सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में कहा गया कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का अरबों रुपए का पेमेंट डिफॉल्ट घोटाला सामने आने पर चिदंबरम और अन्य दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया और कंपनी को नुकसान पहुंचाया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 वैक्सीन पर बोले राहुल गांधी, टीके तक हर किसी की पहुंच हो, इसकी रणनीति अभी बनाए मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस से फैली महामारी कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारत कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाले देशों में से एक होगा, लेकिन उन्होंने इसकी समान पहुँच के लिए रणनीति बनाने की जरूरत की भी बात कही। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भारत कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाले देशों में शामिल होगा। देश को एक स्पष्ट, समावेशी और न्याय संगत रणनीति चाहिए ताकि वैक्सीन की उपलब्धता सब तक समान रूप से बनी रहे और सबकी वैक्सीन तक पहुंच हो। इसके पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना पर एक ग्राफ शेयर कर मोदी सरकार पर हमला किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। बता दें कि पिछले महीने नोवेल आइडियाज इन साइंस एंड एथिक्स ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि सरकार और संबंधित संस्थाएं इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि वैक्सीन तैयार होने पर सबसे पहले किसे दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ऐसे लोगों के समूहों की पहचान कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नियुक्त विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण ने कहा कि टीका प्राथमिकता के आधार पर पहले किन्हें मिलना चाहिए। इस विषय पर सरकार के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा की जा रही है। इस सेमिनार में नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्य वीके पॉल ने कहा था कि वैक्सीन तक पहुंच में बराबरी के सिद्धांत और मानवाधिकारों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने कहा था, हम अमीरों गरीबों का भेद नहीं होने देंगे, यह हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हम जरूरतमंदों के हिसाब से वैक्सीन पहले पाने वाले समूहों की पहचान कर रहे हैं। भारत में फिलहाल भारत बायोटेक फार्मा कंपनी अपने वैक्सीन कोवैक्सीन और जायडस कैडिला अपनी वैक्सीन ज़ायकोव-डी का ह्यूमन ट्रायल कर रही है। भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोरोना वायरस के इलाज में संभावित रूप से काम आने वाले इस टीके को तैयार किया है। जायडस कैडिला को पिछले महीने उसके कोविड-19 के टीके की ह्यूमन ट्रायल के लिए अनुमति मिली थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीपीसीएल का मुनाफा डबल, कंपनी को बेचने में जुटी है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड को जून तिमाही के नतीजों में जबरदस्त मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा ऐसे समय में हुआ है जब सरकार कंपनी को बेचने में जुटी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में सरकार को बीपीसीएल में कंपनी समूची 52.98% हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दी थी। डबल हुआ बीपीसीएल का मुनाफा।
चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में बीपीसीएल का मुनाफा लगभग दोगुना होकर 2076.17 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि साल भर पहले इसी तिमाही में उसे 1075.12 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। बीपीसीएल के मुताबिक भंडार में रखे कच्चे तेल पर हुए फायदे ने उसके रिफाइनिंग मार्जिन और ईंधन बिक्री में हुए नुकसान की भरपाई कर दी है। चल रही बीपीसीएल को बेचने की प्रक्रिया, आपको बता दें कि देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी बीपीसीएल के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। बीपीसीएल के लिए रुचि पत्र जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर है। यह तीसरा मौका है जब सरकार ने ईओआई जमा कराने की तारीख को आगे बढ़ाया है। ईओआई के जरिए ये मालूम होता है कि कौन कौन सी कंपनियां या निवेशक बोली लगाने को इच्छुक हैं। सरकार बेच रही पूरी हिस्सेदारी। सरकार ने बीपीसीएल में अपनी समूची हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव किया है। सरकार के पास कंपनी के 114.91 करोड़ शेयर हैं, जो कंपनी की 52.98% हिस्सेदारी के बराबर है। इसके अलावा रणनीतिक खरीदार को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी ट्रांसफर किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि इसी साल जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है। आईपीओ के जरिए एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी कम होगी। वहीं एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया भी चल रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का बड़ा हमला, पीएम मोदी से सीएम नीतीश ने छिपाई हकीकत, सदन में झूठ बोले स्वास्थ्य मंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना संक्रमण व जाँच के संबंध में विधानसभा में झूठ बोला। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 मेडिकल कॉलेजों में जाँच की गलत बात कही। कहा कि बिहार की राजनीति में अब झूठ की सीमाएं खत्म हो गई हैं। कोरोना जांच की सच्चाई छिपाई जा रही है। मुख्यमंत्री से काफी अलग स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट। गुरुवार को तेजस्वी ने पटना में कहा कि सरकार ने जनता को तो धोखा दिया ही है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में भी गलत आंकड़ा पेश किया। उनके अनुसार आधी से अधिक जांच आरटी-पीसीआर से हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार यह जाँच मात्र 10% हो रही है। विधानसभा में सच्चाई को छिपाया गया। मंगल पांडे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री की रिपोर्ट से काफी अलग है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना की जांच के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ की निजी अस्पतालों में तो पहले से ही लूट मची हुई है। जांच के नाम पर केवल झूठ बोला जा रहा है। अब तो नीतीश कुमार को ट्वीट से भी परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस डबल इंजन की सरकार को कोरोना फंड से वंचित कर दिया। जो राशि राज्यों के लिए जारी की गई उसमें बिहार का नाम नहीं है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने पैसे मांगे या नहीं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बोले सीएम गहलोत, हम खुद लाएंगे विश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में तमाम सियासी उठापटक के बाद चीजें अब सामान्य होने लगी हैं। विधानसभा सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पायलट और गहलोत गुट के सभी विधायक एक साथ नजर आए। सीएम गहलोत और सचिन पायलट की भी मुलाकात हुई। वहीं बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि विधानसभा में कांग्रेस खुद विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हम विश्वास मत खुद लाएंगे। विधानसभा में विधायकों की नाराजगी पर गहलोत ने कहा, किसी भी एमएलए की शिकायत है उसे दूर करेंगे। अभी चाहे अभी मिल लें, बाद में चाहे बाद में मिल लें। बता दें कि राजस्थान में शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीजेपी की इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई, जबकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रतिनिधि ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि वो कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एकजुट होने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सचिन पायलट गुट के 2 बड़े चेहरे भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का कांग्रेस निलंबन वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी कांग्रेस के राज्य प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्विटर पर शेयर की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सबसे चर्चा करने के बाद दोनों नेताओं को पद पर वापस बहाल करने का फैसला लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में चुनाव तय, अब पार्टियों के सुझाव पर आयोग जारी करेगा एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में सुरक्षित चुनाव कराने का विकल्प तलाश रहा निर्वाचन आयोग विभिन्न दलों की राय के बाद निष्कर्ष पर पहुंच गया है। आयोग की ओर से शीघ्र ही पार्टियों के प्रचार प्रसार के तरीकों पर नया दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी है। दरअसल सभी राजनीतिक दलों से पहले आयोग ने 31 जुलाई तक राय और सुझाव देने को कहा था, लेकिन सभी दलों ने तय समय सीमा में जवाब नहीं दिया। ऐसे में आयोग समय सीमा को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया था।
अब पार्टियों की राय और सुझाव की चुनाव आयोग स्क्रूटनी करने में जुटा है। इतना तय है कि आने वाले चुनावों में डिजिटल कैंपेनिंग पर ज्यादा जोर देखने को मिलेगा। करीब करीब जरूरी एडवाइजरी का मसौदा आयोग ने तैयार कर लिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर आयोग ने एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1000 तय कर दी है। पोलिंग बूथ की संख्या भी करीब 34,000 बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आयोग का दावा है कि बूथों की संख्या बढ़ाने के लिए 2020 विधानसभा चुनाव में एक बूथ पर औसत मतदाताओं की संख्या 985 से घटकर 678 रह गई है। मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर लिए हैं। शीघ्र जारी करने की तैयारी है। शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन, मास्क और ग्लव्स का मुकम्मल इंतजाम आयोग सुनिश्चित कर रहा है। कोरोना संक्रमण के डर से मतदान का आंकड़ा प्रभावित नहीं हो, इसके लिए भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। थोक में एसएमएस, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, विज्ञापन और टीवी का सहारा आयोग लेने की प्रक्रिया तय करने में जुटा है। कोशिश है कि एक एक मतदाता को जागरूक किया जाएगा। चुनाव आयोग की टीम शीघ्र बिहार दौरे पर आने वाली है। कोरोना संक्रमण की जमीनी हकीकत और चुनाव संबंधित तैयारियों को परखने के बाद आगे के कार्यक्रमों पर आयोग निर्णय करेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।